हाँ तो मित्रों, मैं यूपीएससी के लिए एक मॉक टेस्ट बना रहा था और मैंने एक बहुत आसान सा सवाल चैट जीपीटी और ये गूगल एआई को पूछा, लेकिन उन्होंने हथियार ही डाल दिया। मतलब पता ही नहीं या गलत ही जवाब दे रहे हैं। सवाल के अंदर दो स्टेटमेंट थे। पहला था कि कौन सा मंत्रालय चुनाव करने का पैसा देता है, विच मिनिस्ट्री गिव्स मनी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। और दूसरा स्टेटमेंट था कि ये जो वोटर आईडी कार्ड जारी किए जाते हैं उसको पूरा बनाने का खर्चा वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जी हाँ मित्रों, मैं कुछ मॉक क्वेश्चन बना रहा था और उसका जवाब क्रॉस चेक करने के लिए चैट जीपीटी और गूगल बार्ड जेमिनी को पूछा तो उसने सरेंडर कर दिया। पता नहीं मुझे अब वो क्या क्वेश्चन था। आप वीडियो पॉज करके पहले इसको देखो। ओके, सो इट हैज़ टू स्टेटमेंट्स। पहला कि सरकार ये जो वोटर आईडी कार्ड जारी करती है उसमें खर्चा लगता होगा, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बजट में उसको कहाँ लिखोगे। और दूसरा प्रश्न कि इलेक्शन का खर्चा कौन सा मंत्रालय उठाता है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स उठाता है कि नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई यूपीएससी ये टाइप के क्वेश्चन पूछने ही वाला नहीं है, ये तो तुम फालतू का मॉक टेस्ट बना रहे हो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, चाहे प्राइवेट कंपनियों के बारे में पूछा हो चाहे सरकार के बारे में पूछा हो कि ये वाला खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसा वो पूछते रहे, तो हमें थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। और मैं ये मॉक टेस्ट इसलिए बना रहा था कि इस रविवार 7 अप्रैल को होने वाला यूसीएससी मेगा टेस्ट, मतलब सामान्य से ज़्यादा उसके अंदर लैपटॉप, गैजेट, गिफ्ट वाउचर, स्कॉलरशिप और बहुत कुछ आपको मिलेगा। कुछ 1 घंटे के अंदर आपको 50 सवाल सॉल्व करने होते हैं। 2 बार टेस्ट होता है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। टेक बेनिफिट ऑफ इट। तो अपना स्टेटमेंट पहला क्या था कि ये जो वोटर आईडी कार्ड इशू किए जाते हैं वो कौन सा खर्चा है। तो बजट, इंटरिम बजट में देख रहा था 2024-25 का, उसके अंदर आप देखो इसको रेवेन्यू पार्ट में लिखा है और कैपिटल पार्ट में तो आप देखो सब 000 है। दूसरा कि कौन सा मंत्रालय ये खर्चा उठाता है, तो आप देखो ये कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा तो मतलब खुरेज खुरेज के कोई भी किधर से प्रश्न बना सकता है, ये कोई मतलब सिस्टमेटिक इससे हमारी कोई नॉलेज बन नहीं रही है। आई एग्री विथ यू। तो कुछ ऑड पेयर्स आपने याद रखने हैं कि कौन सा मंत्रालय और सामने कौन सा वो मैटर या ऑर्गेनाइजेशन जो तुक्के लगाने पे गलत हो जाए वो उसके साथ बैठता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कंपनी एक्ट वगैरह का काम देखता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के साथ जुड़ा है उसका काम वो देखता है। सीरियस फ्रॉड एसएफआईओ, वो वाइट कॉलर क्राइम जांचने के लिए एनआईए या सीबीआई जैसी संस्था है, वो भी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे रिपोर्ट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, वो उसके नीचे फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट होता है, मतलब वो हेल्थ मिनिस्ट्री के नीचे फार्मा डिपार्टमेंट नहीं है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री पीएच और ट्रांसजेंडर का भी काम देखती है, अपार्ट फ्रॉम एससी एसटी वगैरह भी वो देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके नीचे लैंड रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट आता है। फिर ये मैंने आपको बताया कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो इसके नीचे इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, मतलब सीमांकन। अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट में से उसको यूनियन टेरिटरी किया, तो उधर लोकसभा का कौन सा, कितने एरिया का एक कंस्टिट्यूएंसी या सीट होगा, वो सब कौन तय करे, डिलिमिटेशन कमीशन, वो उसके नीचे होता है। नालसा, वो गरीब लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता के लिए वकील प्रोवाइड करने के लिए होती है, तो इनके नीचे वो बैठता है। फिर आता है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, अमित शाह, उनके नीचे क्या क्या आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, एनआईए, सीएपीएफ, मतलब ये जो भी बीएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह के सब काम वो देखेंगे। फिर आता है पर्सोनल मिनिस्ट्री, तो उसके नीचे ये यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आरटीआई एक्ट के लिए, लोकपाल, सीएटी, वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब ये आईएएस आईपीएस को मिनिस्टर के साथ लड़ाई हो कि मेरा ट्रांसफ़र और प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो अशोक खेम का टाइप सब, तो उसकी अलग कोर्ट होती है, उसको बोलते हैं कैट। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के नीचे होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो अजीत डोभाल। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नीचे होता है रॉ, जो सब एकता टाइगर, जेम्स बॉन्ड टाइप का काम चलता है। और भी चीज़ें होती है, ये तो कुछ वर्ड पेयर्स जो आपको याद रखनी चाहिए, बाकी वीडियो पॉज करके देख लेना। इसके अलावा ये तो एक बात हुई, ऐसा तो बहुत कुछ और भी होता है जिसको हम कहते हैं ईयरबुक इन्फॉर्मेशन। ये सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मदद से इंडिया 2024 ऐसा ईयरबुक है, हर साल वो आता है। अब वो पूरा 1000 पेज का और 300 रुपये का किताब आपको ख़रीदना नहीं है। उसकी फ्री समरी अनअकैडमी की तरफ से बन रही है। मोस्ट प्रोबेबली 15 अप्रैल को उसको रिलीज़ किया जाएगा। और भी पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स वगैरह के कंपाइलेशन भी हम रिलीज़ कर रहे हैं,
ये वाला लिंक है unacademy.com/content/upsc/download, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। खैर, तो हम आते हैं तो अपना दूसरा स्टेटमेंट जो था कि इलेक्शन का खर्चा मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स उठाता है, वो गलत है क्योंकि ये तो लॉ मिनिस्ट्री उठाता है। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ये जो वोटर आईडी कार्ड इशू किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको जरा इकोनॉमी वाली थियरी समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, जो बजट है उसके दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू पार्ट एंड कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में हम बात करते हैं एसेट्स के साथ जुड़े खर्चे। एसेट जैसे फिजिकल भी हो सकती है जैसे हाईवे, हॉस्पिटल, फाइनेंशियल भी हो सकती है जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोन्स, इंटेंजिबल भी हो सकती है जिसको छू नहीं सकते जैसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट वगैरह। हाँ, तो हाईवे वो देश के लिए एक संपत्ति है क्योंकि उधर से गाड़ियाँ चलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पैसा हम कमा सकते हैं। तो मान लीजिए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को हाईवे बनाने का लोन का पैसा दे, तो वो हमारे लिए क्या है, इनकमिंग पैसा आ रहा है, और वो क्योंकि एसेट के साथ जुड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल रिसीट फॉर द यूनियन। ऑन द अदर हैंड, यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन में पैसा दे कि आप हाईवे बनाओ या कुछ और बनाओ, तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को जो लोन दे रही है वो भी कुछ ना कुछ एसेट्स के लिए, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये यूनियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फाइनेंशियल एसेट हुई जिसके अंदर से यूनियन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कमाएगा। तो ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए क्या है, कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट। और हम लिखेंगे खर्चे में एक्सपेंडिचर, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है, आउट गोइंग, यूनियन टू स्टेट। कोई कंपनी के शेयर, वो भी एक एसेट है उसके इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसमें से वो डिविडेंड कमा सकता है जब प्रॉफिट होगा, या उसका भाव बढ़ा वो किसी और को बेच सकता है सेकेंडरी मार्केट में। तो जब यूनियन गवर्नमेंट, मान लीजिए ओएनजीसी के अंदर 100% शेयर होल्डिंग हो और उसमें से 5% वो आम जनता को बेच दे, जिसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश, तो उसको हम किधर लिखेंगे, कैपिटल पार्ट, क्योंकि ये एसेट का ट्रांजैक्शन है। और यहाँ सरकार को पैसा मिलेगा। आप समझो सरकार अपने शेयर्स बेच रही है तो सरकार को पैसा आ रहा है, तो इनकमिंग है, इसलिए कैपिटल रिसीट ऑफ द यूनियन। उसी तरह अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के एक्स्ट्रा शेयर्स बाय करे, आपके अपन क्यों बाय करें, क्योंकि एक स्विट्ज़रलैंड में संस्था है जो बासेल शहर में बैठती है, उन्होंने बासेल नॉर्म्स बनाए, उस हिसाब से अलग अलग बैंकों ने अपनी जितनी रिस्की एसेट्स हैं उसके मुकाबले कुछ कैपिटल रखना पड़ता है, जो पहले भी मेरे ख्याल से एक वीडियो में मैंने बताया। तो उसके वास्ते सरकारी बैंकों को और कैपिटल चाहिए। डिपॉजिट में पैसा है उससे कोई लेन देना है, कैपिटल होना चाहिए, मतलब शेयर्स बॉन्ड के रूप में पैसा आना चाहिए। तो सरकार उसको एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए उसके शेयर्स खरीदे, बॉन्ड खरीदे। तो सरकार यहाँ पर जो कर रही है वो भी क्या, आउट गोइंग में पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, और जो भी शेयर बॉन्ड खरीदा एसेट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सब देखते हुए अब हमको अगर क्लासीफाई करना हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च क्या होता है, यूजुअली वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए कुछ हम प्लान कर रहे हो, जिसमें लोन का प्रिंसिपल, कोई शेयर या बॉन्ड, ऐसी फाइनेंशियल एसेट्स कुछ हो सकती है, या कोई फिजिकल एसेट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी की बातें हो सकती है जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन साल दर साल कर पाएंगे। इससे ऑपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व खर्च क्या होता है, वो 1 साल या कम के लिए, जैसे हर महीने का लाइट बिल, हर महीने का फ़ोन बिल, हर महीने की सैलरी, ये जो कोई मशीन है उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना है, कोई प्रोडक्शन करना है उसका रॉ मटेरियल पेपर खरीदना है, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। मतलब प्रोडक्शन करते वक्त जो चीज़ें चाहिए जो एक बार में यूज़ होके आप किसी को दे देंगे, उनकी इधर बात होती है। मशीन है वो तो साल दर साल आप यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो वो कैपिटल में, बाकी सब चीज़ें रेवेन्यू में। उसी तरह लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आना या जाना, वो सब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसीट के अंदर लिखते हैं, डिपेंड करता है आ रहा है कि जा रहा है। अब इस लॉजिक पे आप सोचो कि प्रिंटिंग मशीन जो खरीदा खुद में, वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट, और उसके अंदर पेपर डाला, इंक डाला, और फिर आपने जो वोटर आईडी कार्ड बनाया और गांव-गांव तक उन सबको पहुंचाना है, तो स्टाफ को भेजा, स्टाफ का पेट्रोल डीजल का खर्चा उठाया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ऑफ इशूइंग द वोटर आईडी कार्ड्स, उसको क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च। और यही चीज़ हम बजट के ओरिजिनल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के नीचे आइडेंटिटी कार्ड टू वोटर्स, जिसके लिए करीब 400 करोड़ दिए गए हैं, और आप देखो कॉलम कौन सा है, रेवेन्यू पार्ट है, कैपिटल पार्ट में कुछ नहीं लिखा है। सो यस, दैट इज़ द आंसर। तो अपना जो प्रश्न था उसमें पहला स्टेटमेंट कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलत है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और दूसरा था कि पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाती है, गलत है, लॉ जस्टिस मिनिस्ट्री चलाती है। तो आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट। इसको थोड़ा और जूम आउट करके देखिए कि पूरे बजट में कहाँ चीज़ें बैठती है। तो बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू पार्ट में जो पैसा आता है,
हाँ, तो उसमें हम देखते हैं टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। रेलवे पोस्ट की टिकट बेचकर सरकार ने कुछ पैसा कमा लिया। ओएनजीसी जैसी कंपनियों ने प्रॉफिट कमाया, उसमें से डिविडेंड सरकार को जो मिला, या विदेशों से हमको कुछ ग्रांट या डोनेशन के अंदर पैसा मिला, ये सब इधर आता है। ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू आउटगोइंग में क्या होगा? सब्सिडी, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट्स नीचे स्टेट्स के पंचायती बॉडी डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के लिए दिया, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव, सैलरी, ये जो भी फ़ोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में क्या आएगा? इनकमिंग के अंदर लोन का जो पैसा आएगा वर्ल्ड बैंक वगैरह या भारत से लोन में, इन्वेस्टर से लोन में जो पैसा लिया, या जो लोन रिकवर किए गए यूनियन ने स्टेट्स को दिया था और जो प्रिंसिपल वापस आया, डिसइन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको आगे बताया। एंड लास्टली आउटगोइंग में कैपिटल पार्ट ऑफ द बजट में क्या? यह हाईवे, हॉस्पिटल वगैरह, लोन्स जो दिए गए, शेयर जो खरीदे गए वगैरह वगैरह, लोन जो रीपे किए गए, जो भी पैसा मतलब बाहर जाता है इन सब कामों के लिए, मशीनरी वगैरह के लिए। इकोनॉमी के अंदर करिए तो बजट ऐसे कुल मिलाकर पूरे साल के जितने अपडेट्स थे, कुछ नई थियरी भी और बहुत सारे करंट अफेयर्स भी, उसकी पूरी सीरीज चलती है Win24। इसमें भी 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा पेज का फ्री हैंडआउट भी अपलोड हो चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टेक बेनिफिट ऑफ इट। खैर वापस आते तो मैं जो आपको शुरू में बताया कि कैसे मैंने ये प्रश्न पूछा एआई को, गूगल बार्ड या आप जो जेमिनी बन गया, तो उसको मैंने ये प्रश्न पूछा तो उसने क्या बोला? आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, इन द मीन टाइम ट्राई गूगल सर्च। मतलब हमसे ना हो पाएगा, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, आप गूगल सर्च करो। तो मैंने उसको ऑन हिंट दिया कि देखो, मतलब उसके अंदर प्लस पीडीएफ फाइल का मैंने लिंक भी ऐड किया जब प्रश्न पूछा, और कहा कि इसको आप पढ़ के मुझे बताओ, जो ओरिजिनल बजट डॉक्यूमेंट था। फिर भी उसने उसका जवाब सही से नहीं दिया, सरेंडर कर दिया मतलब। उसके बाद आया चैट जीपीटी। देखिए गूगल जेमिनी जो मैं आपको बता रहा था, मैंने उसको पीडीएफ फाइल का लिंक भी दिया कि इसमें से पढ़ के आप बताओ, तो भी आधा अधूरा वो गलत ही जवाब गया। फिर चैट जीपीटी को मैंने कल पूछा तो उसने गलत जवाब दिया, फिर मैंने रिपोर्ट किया कि गलत बता रहा है, तो फिर आज उसने सही जवाब दिया, लेकिन इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन, उसमें स्टेटमेंट टू की एक्सप्लेनेशन गलत दी। तो खैर इनके भरोसे मत रहो, जो पढ़ना है वो तो पढ़ना चाहिए। आपको मॉक टेस्ट देने, 2 प्रकार के मॉक टेस्ट फ्री में अनअकैडमी की तरफ से चल रहे हैं। आपको T20 टाइप एक्सपीरियंस चाहिए तो 1 घंटे में 50 सवाल, और उसमें ये सब लैपटॉप और मोबाइल गैजेट जीत सके। यूसीएससी जो अगला होगा 7 अप्रैल को, इस रविवार को। फुल लेंथ का आपको देना है 2-2 घंटे के ओरिजिनल जो यूपीएससी के होते हैं ऐसे टेस्ट, तो वो भी UIPMT चलता है। उन सब की ये डेट्स मैंने आपको पहले बताई थी और आने वाले समय में आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट तो है 7 अप्रैल को, उसका फ़ायदा उठाइए यूसीएससी। और ये जो 7 अप्रैल को टेस्ट होने वाला है उसके अंदर ये सब लैपटॉप, मोबाइल, गैजेट, बहुत कुछ आपको इनाम मिलेगा। और इनाम तो एक बार जो है, अच्छे अच्छे सवाल जो बनाए गए टीचर्स द्वारा, उसकी आपको प्रैक्टिस मिलेगी, इट विल हेल्प यू। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी करें और सिस्टमेटिकली उसको ख़त्म करने के लिए अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ एक ही सब्सक्रिप्शन जैसे नेटफ्लिक्स होता है, सारे शो अनलॉक हो जाते हैं, ऐसा अनअकैडमी में है। आप जुड़िए 2024, 25, 26 के लिए। डिस्काउंट वगैरह के लिए नीचे लिंक दिया है और कोड है मेरा Munal.org। बेस्ट विशेस।